तो हमने अभी तक पढ़ लिया है सर्किल और उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सर्किल और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अब हमारा टॉपिक है सर्किल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। सर्किल और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्किल बना हुआ है। मानते क्या बना ये सर्किल, तो ये इसका कोई सेंटर है। अब सर्किल के अंदर अगर कोई भी एक कॉर्ड बनी है, ये ए बी एक कॉर्ड है सीकेंड नहीं है। तो अगर सर्किल के अंदर कोई एक कॉर्ड बनी है, सेंटर से कोई एक लाइन आती है जो इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है। एक कॉर्ड बनी है ए बी, ये एक सेंटर है ओ, इस सेंटर से इस कॉर्ड पर एक लाइन बनी है जो कि परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं ये एन पॉइंट है, ये एन पॉइंट इस पर परपेंडिकुलर आ रहा है। सेंटर से इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि AN = NB हो जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन ये है कि इस कॉर्ड पर ये जो ON लाइन है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को लिखते क्या हैं, इस प्रॉपर्टी को अगर हमें लिखना होगा तो इसे हम लिखते हैं लाइन ड्रॉन फ्रॉम, या लाइन की जगह हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी कि अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें, अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो अगर ON is perpendicular to AB, अगर ON AB पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये बात फिक्स हो गई, देन जो AN होगा हमारा वो इक्वल होगा NB के। अगर ON जो है वो AB लाइन पे परपेंडिकुलर है तो ये वाली जो कॉर्ड है ये दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाएगी, यानी AN = NB हो जाएगी। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। क्या है पहली प्रॉपर्टी? लाइन अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी जस्ट इसका रिवर्स है। जो इस प्रॉपर्टी ने कहा है इसी का जस्ट उल्टा। इस प्रॉपर्टी ने क्या कहा है कि अगर एक हमारी कॉर्ड है उस पर हमने सेंटर से एक लाइन बनाया है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। इसका उल्टा है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर एक सर्किल है, एक हमारा सेंटर है O, कोई हमारी कॉर्ड बनी है PQ, सेंटर से कोई एक लाइन ड्रॉ है। इस बार वो ये नहीं बताएगा कि ये परपेंडिकुलर लाइन है, उसने कह दिया सेंटर से कोई एक लाइन ड्रॉ है इस पॉइंट पे। यहाँ कोई एक पॉइंट होगा, मान लेते हैं कि एक L पॉइंट है। ये हमने मान लिया कि कोई एक पॉइंट है L, ये इस जगह पे कोई एक L पॉइंट है। उसने ये नहीं बताया कि जो OL है और जो AB है ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मगर उसने ये बताया है जो OL है वो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये है उसका उल्टा है। यहाँ पे क्या था कि अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ होती है जो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है तो वो उस कॉर्ड को डिवाइड कर देगी दो इक्वल पार्ट में। वहाँ क्या है कि सेंटर से अगर कोई एक लाइन है जो सामने वाली कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो वो कंफर्म है कि वो जो लाइन है वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, अगर कोई एक लाइन जो सेंटर से ड्रॉ करेगी किसी कॉर्ड पे और वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है तो ये कंफर्म है कि वो जो लाइन है वो उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी। देन दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू दैट कॉर्ड। तो ये हो गई हमारी
दो प्रॉपर्टीज देखने में बेशक डिफरेंट है लेकिन दोनों ही प्रॉपर्टीज सेम है, एक दूसरे का उल्टा है। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर हमने लाइन ड्रॉ करी और वो परपेंडिकुलर है तो वो दोनों ही वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर हमने सेंटर से किसी एक कॉर्ड पर सेंटर से हमने एक कॉर्ड पर एक लाइन ड्रॉ करी और वो जो कॉर्ड है वो दो इक्वल पार्ट्स में टूट गई, तो इसका मतलब वो जो लाइन है और वो जो कॉर्ड है वो दोनों ही आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। आइए अब देखते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी को। तो हम देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर एक सर्किल है, ये इसका एक सेंटर है O, हमने एक कॉर्ड बना दी AB, दूसरी हमने कोई एक कॉर्ड और बना दी CD। हमने कोई दो कॉर्ड बनाई है एक ही सर्किल के अंदर, एक कॉर्ड AB है और दूसरी कॉर्ड CD है। अगर ये दोनों ही कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो ये अगर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है तो इसका मतलब इन कॉर्ड्स की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो भी हमेशा इक्वल होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होगी ये हमेशा इक्वल होगी। बस कंडीशन ये है कि जो AB कॉर्ड और जो CD कॉर्ड है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। दो इक्वल कॉर्ड्स हमेशा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी होगी। अगर कोई भी दो कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड AB है दूसरी कॉर्ड CD है, ये दोनों अगर बराबर की हैं, लेंथ इनकी बराबर है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ अगर इसकी है तो इसका मतलब ये फिक्स है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी। यानी कि ये जो हमारा यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट होगा M, यहाँ पर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं N। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो इफ़ AB इज इक्वल टू CD, अगर AB इज इक्वल टू CD है देन क्या होगा? इफ कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे आर एट इक्वल डिस्टेंस, देन OM इज इक्वल टू ON। ये हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी मैं इसी में बता देता हूँ। चौथी प्रॉपर्टी कुछ अलग नहीं, चौथी प्रॉपर्टी जस्ट इसका उल्टा है। वो क्या कहती है? अगर कोई दो कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं देन दे विल बी इक्वल। यानी कि अगर हम समझने की कोशिश करें इस डायग्राम से कि अगर ये हमारा एक सर्किल बना हुआ है, ये हमारा इसका एक सेंटर है, एक कॉर्ड हमारी ये रही, दूसरी कॉर्ड हमारी ये रही, ये हमने मान लिया AB, ये हमने मान लिया CD। अगर ये दो कॉर्ड्स हैं, दोनों ही कॉर्ड्स हमारी इस बार क्या हैं? दे आर इक्विडिस्टेंट। ये दोनों ही डिस्टेंस इनकी क्या है? बराबर। इफ टू कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस देन देयर लेंथ विल बी इक्वल। इस केस में इनकी लेंथ जो होगी वो भी क्या होगी? बराबर होगी। अगर मान लेते हैं ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है, तो इफ टू कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस देन देयर लेंथ विल ऑलवेज बी इक्वल। इफ टू कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस देन देयर लेंथ विल बी इक्वल। अगर कोई दो कॉर्ड्स हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो इस केस में इनकी जो ये लेंथ होगी CD इज इक्वल टू AB, ये होगी। तो ये हमारी चार प्रॉपर्टीज हो गई हैं। आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टीज। हमने अभी तक चार प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रखा है सर्किल की। अब हम देखते हैं पांचवी प्रॉपर्टी क्या होती है। पांचवी प्रॉपर्टी में एक वर्ड यूज होगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन। अगर ये कोई तीन पॉइंट हैं, 1, 2 और 3, ये तीन पॉइंट्स हैं और तीनों ही कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब है दे ऑल थ्री लाइज ऑन अ सेम लाइन, दीज ऑल पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, तो फिर ये कोलिनियर होंगे। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होगा? नॉन कोलिनियर का मतलब होता है रैंडम कोई भी पॉइंट्स हो गए इस तरीके से। तो कोई भी अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं तो इससे हमेशा सिर्फ वन एंड ओनली वन सर्किल पास होगा।
ये पॉइंट वैसे यूज़ कहीं नहीं होगा इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन क्योंकि आपके में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ आने हैं तो ऑब्जेक्टिव लेवल पर ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स रिगार्डिंग सर्किल। तो वन एंड ओनली वन सर्किल पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये होती है प्रॉपर्टी। वन एंड ओनली वन सर्किल passes through 3 non कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि अगर कोई भी 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं इस तरीके से, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक सर्किल पास हो सकता है, एक ही पास होगा और मिनिमम एक पास होगा और मैक्सिमम भी एक ही पास होगा। तो ये होती है हमारी 5वीं प्रॉपर्टी, ओनली वन सर्किल कैन पास थ्रू द 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये हो गई 5वीं प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम देखते हैं अपनी अगली 6वीं प्रॉपर्टी। 6वीं प्रॉपर्टी जाने से पहले हमें एक वर्ड जानना होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, क्योंकि अब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज जो आएंगी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से जुड़ी हुई आएंगी। तो अब हम देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से पहले हमें क्वाड्रिलेटरल वर्ड के बारे में समझना होगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो ये होता है क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन। क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर, फिगर क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन नहीं। अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट, इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। यानी कि जैसे कि कोई भी एक क्लोज्ड फिगर, ये इसमें अगर हम देखें तो ये जो ABCD है ये अपने आप में क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्यों क्वाड्रिलेटरल है? क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट है और चारों ही आपस में क्लोज्ड एक फिगर बना रही हैं, क्लोज्ड पॉलीगन बना रही हैं, इस वजह से हम इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर ऐसे कोई भी 4 साइड्स हैं, क्या ये क्वाड्रिलेटरल होगा? 4 साइड तो वहाँ पर भी हैं, वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फिगर क्लोज्ड नहीं है। यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई 4 लाइन सेगमेंट, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। इस चैप्टर में एक वर्ड यूज होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल नहीं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो हमने क्वाड्रिलेटरल देख लिया, अब हम देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब हमारा टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ फिगर, अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, ये होता है क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सपोज दैट हमारा एक सर्किल बना हुआ है, ये इसके अंदर हम एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, तो ये हमारा हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके कुछ वर्टेक्स होंगे ABCD, तो ये होता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये तो समझ गए। अगर इसकी डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन क्या होगी, या अगर अब इसे डिफाइन करने को कोई कह दे कि डिफाइन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? तो एक डेफिनेशन तो हम इसको ये कह सकते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि अंदर बना हो। अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, एक सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल अगर इंस्क्राइब्ड किया गया है तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, कोई बता पाएगा कि इसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको एक डिफाइन करने का दूसरा तरीका है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टेक्स कहाँ पर लाई करने चाहिए? ये हमारे सर्किल की क्या है? सरकमफ्रेंस। तो अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, तो इस केस में ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये हमारा क्या होगा? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये होगा, अ क्वाड्रिलेटरल whose all 4 vertex lie on the circumference of circle। जो भी हमारा सर्किल है उस सर्किल के सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर पे अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स लाई हो रहे हैं तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक बगल में फिगर बना रहे हैं और बताइए क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? ये हमारा सर्किल हो गया।
ये हमारा रहा ए बी, ये हमारा एक वर्टेक्स है सी और ये डी। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा ए बी सी डी? ए बी सी डी अपने आप में एक क्वाड्रिलेटरल तो है, ए बी सी एक क्वाड्रिलेटरल तो है, मगर क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? तो ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 वर्टेक्स लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस, उसके चारों वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पे होने चाहिए। यहाँ पे आप देखिए क्या चारों वर्टेक्स हैं, 1 2 3, ये तो वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस में है। ये चौथा वर्टेक्स जो सी है, क्या ये सर्कमफ्रेंस पे है? ये नहीं है। तो ए बी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्वाड्रिलेटरल तो है, मगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए इसके सारे वर्टेक्स को सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए था। तो ये हमने पढ़ लिया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब हम देखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज, जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस ना केवल क्लास 10th के आईसीएससी में, बल्कि कंपटीशन लेवल पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं आगे चल के इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उसकी कुछ प्रॉपर्टी। तो अभी तक हम 5 प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं। अब ये हमारी है प्रॉपर्टी नंबर 6। सर्किल की ही ये प्रॉपर्टी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये पहली प्रॉपर्टी है, सर्किल के अंदर की ये छठी प्रॉपर्टी है। क्या होती है ये पहली प्रॉपर्टी? तो ये हमारा मान लीजिए एक सर्किल बना हुआ है। इस सर्किल के अंदर हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। अगर इसके हमारे कुछ वर्टेक्स होते हैं, ये हमारा इसका वर्टेक्स है, ये रहा ए बी सी और डी। ये हमारा एक सर्किल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट वर्टेक्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट वर्टेक्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का सप्लीमेंट्री का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 हो। तो इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो इस डायग्राम से हम ये बता सकते हैं कि ये अपोजिट एंगल्स, एंगल बी प्लस एंगल डी, इन दोनों का ही सम कितना होगा? 180 डिग्री। और एंगल ए और एंगल सी, या हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स जो भी होंगे, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का ही सम 180 डिग्री होगा। एंगल डी और एंगल बी, इन दोनों का ही सम 180 होगा। बट कंडीशन ये है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये साइक्लिक होना चाहिए। इसके चारों के चारों वर्टेक्स सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करने चाहिए। अगर ये कहीं बीच पर हो, इनका कोई भी एक वर्टेक्स कहीं बीच में लाई कर रहा है, सर्कमफ्रेंस पे लाई नहीं कर रहा है, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब ये ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, यानी कि इनके जो वर्टेक्स हैं ये सर्कमफ्रेंस पे लाई करने चाहिए, तब की ये बात हो गई। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 देख लिया है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। ये प्रॉपर्टी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड ही है। इसमें क्या होता है, ये हमारा एक सर्किल बना हुआ है, इसके अंदर हम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पे हों। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जो कि साइक्लिक है, ए बी सी डी। छठी प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा है कि सामने वाले वर्टेक्स का जो सम होगा एंगल्स का, अपोजिट एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। इस केस में क्या होगा, अगर हमने किसी भी एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करने पे जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटेंड करने के बाद हमारा जो भी एक्सटीरियर एंगल मिला, ये वाला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये होती है हमारी अगली प्रॉपर्टी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ये होती है हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अगली प्रॉपर्टी। अगर इसको हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए डी सी, एंगल ए
डी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी, यहाँ पर हम कोई पॉइंट मान लेते हैं सपोज डेट पी, तो एंगल सी बी पी, जितना एंगल इसकी वैल्यू होगी उतना ही एंगल इसकी वैल्यू होगी। ये है हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दूसरी प्रॉपर्टी और सर्किल के अंदर की सातवीं प्रॉपर्टी। आइए इसके आगे हम देखते हैं अगली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी। तो हमने अभी तक 7 प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। हम अगली प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो ये होता है कि अगर हमारा कोई एक सर्किल बना है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि साइक्लिक है। अगर वो कभी ये पूछ ले, हालांकि इसका यूज बहुत कम होगा, लेकिन अगर वो पूछ लेता है कि इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये कितना होगा? तो ये उम्मीद करते हैं कि सबको पता होगा, क्योंकि इसमें इस वर्ड का कोई यूज ही नहीं है साइक्लिक का। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स, कितने एंगल होते हैं? 4। इन सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होता है। तो ये सबको वैसे भी पता होगा, साइक्लिक हो या ना हो। अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो उसके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सब का जो सम होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर थी 7। इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर है 8।